आज मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास नाइन्थ का है, साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिए आपके सामने है कि सीएफसी किसको प्रभावित कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है ओ थ्री को, CO2 को, NH3 को, इनमें से कोई नहीं। तो सीएफसी जो प्रभावित कर रहा है ओजोन को, किसको कर रहा है? ओजोन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ओजोन को किसको प्रभावित कर रहा है? ओजोन को प्रभावित कर रहा है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो सीएफसी किसको प्रभावित कर रहा है? O3 को प्रभावित कर रहा है। और इसका जो आपका सीएफसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बोलता है क्या कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुल उपलब्ध का कितना प्रतिशत खारा जल है? 20%, 30%, 97%, 65%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सी रोग होता है? देखिए, जल में जब अधिक मात्रा में मरकरी हो जाता है, मरकरी मतलब यहाँ पे समझिए मरकरी। ठीक है, मरकरी मतलब हो गया Hg, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा भी कहते हैं। जब पारा की अधिकता हो जाता है जल में, Hg मरकरी, तो मिनी मता रोग होता है। कौन होता है? मिनी मता। यहाँ पे मिनी मता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिट्टी के संगठन में खनिज का कितना प्रतिशत है? 20%, 45%, 5% या 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 45% है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, एक बार उपयोग किए जा सकते हैं, कभी कभी उपयोग किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसी कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये बनते रहता है। क्या होता है? ये बनते रहता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करता है? थैल थाइलोकोपॉइड या सिस्टर्नी, क्रिस्टी या ग्राना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया जो झिल्ली टाइप का जैसे से करके जो रहता है, उसमें क्या होता है? ये क्रिस्टी साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रिस्टी साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टी। अच्छा, माइक्रोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाती है? लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, राइबोसोम या एस्फेरोसोम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ पे देखिए, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो कहा जाता है डाइजेस्टिव इंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सेल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पाचन करता है। जब ये क्या होता है? ब्रस्ट कर जाता है तो अपने आप सेल को क्या करता है? खा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनमें से किनमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से सभी। बताना है इसमें कि डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है। तो डीएनए जो पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, केंद्रक में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसलिए इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? डीएनए से होता है, आरएनए से होता है, प्रोटीन से होता है, डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। प्रासरव तरंग का उपयोग होता है 50 यानी 50 NAR में, या तोप में, टीवी में, सभी में। ये हो जाएगा 50 NR में। प्रासरविक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। धातु के भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है। प्रासरविक तरंगों का, अपसरविक तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, सभी। तो इसमें जो होता है आपका प्रासरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रासरव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इकोकार्डियोग्राफी,
या वीडियोग्राफी, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, इकोकार्डियोग्राफी। देखिए होता क्या है कि 20 हर्ज से लेके 20 हर्ज तक को, 20,000 हर्ज तक को, ये ध्वनि क्या होता है, यही ध्वनि क्या होता है, सुनने वाला ध्वनि होता है। इस रेंज को ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। इस रेंज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। इससे यदि हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। और इससे ज्यादा वाले ध्वनि को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी का पता लगाने में उपयोग किया जाता है पराध्वनिक संसूचक को, टीवी का या रेडियो तरंग का, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें पराध्वनिक संसूचक का प्रयोग किया जाता है कि यदि किसी किडनी में पत्थर हो गया तो उसका पता लगाने के लिए पराध्वनिक संसूचक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि ध्वनि के बहुल प्रावर्तक का उपयोग होता है। ठीक है। तो देखिए मेगाफोन इसमें भी यूज होता है, कर्ण तुरीय में इसमें भी होता है, लाउड स्पीकर में इसमें भी होता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, हवा, जल, स्नेह, भोजन। इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ नहीं है। स्नेह, प्यार मोहब्बत क्या है, ये पदार्थ आपका नहीं है। स्नेह मतलब हो गया प्यार मोहब्बत, ये आपका पदार्थ नहीं है। हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है। हवा भी हवा भी क्या करता है, जगह लेती है, जल भी जगह लेती, भोजन भी लेती। स्नेह ये दिखता नहीं है, ये फीलिंग होता है। ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्नेह हो जाएगा। बोलता है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अणुओं में जो ऊर्जा होती है, बोलता है किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठोस यानी गैस, आंसर क्या हो जाएगा, गैस। देखिए सबसे ज्यादा जो देखेंगे कि डेंसिटी, यहाँ पे तो क्या बोला, ऊर्जा बोला है, ऊर्जा अधिक होता है, क्योंकि देखिए जो मूवमेंट कर पाता है, तो गैस क्या होता है, जल्दी फैल जाता है। गैस क्या होता है, जल्दी फैल जाता है। इसलिए इसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम किस में होगा, गैस में होगा। सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। ठीक है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, अब पूछ दिया, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठोस। सबसे कम जो होता है आपका ठोस में होता है। निम्नलिखित में द्रव में कौन सा अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब जो आकार बदल सकता है, ठीक है, आयतन भी बदल सकता है, अनिश्चित होगा। जैसे घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आकार। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है, नहीं होता है। अब मान चलिए कि किसी गिलास में रख दिया, गिलास का आकार का हो जाएगा, है ना। थाली में रख दीजिएगा, थाली आकार का होगा। जग में रख दीजिएगा तो जग का आकार का हो जाएगा। इसलिए आकार इसका निश्चित नहीं होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्यों। ठीक है। यह जल से भारी होता है, नहीं। जल से भारी होता तो ये डूब जाता, तैरता क्यों। ठीक है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, जब ये समान होगा तो आपस में ये तैरेगा। ठीक है। बर्फ जल से हल्की होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जल से क्या होता है, बर्फ हल्की होती है, इसीलिए पानी के ऊपर ये क्या होता है, तैरते रहता है। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु, परमाणु, यौगिक या आयन। तो देखिए तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटी इकाइयां, सबसे छोटी कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है, एक से अधिक तत्व को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। एक से अधिक मतलब जैसे कि यहाँ पे H2 और प्लस O2, एक से अधिक तत्व है, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप सीखिएगा 10 क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है। आपको इसमें बताना है कि तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु या कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोलाइड। ये आपका तत्व नहीं है। ठीक है। बाकी ये तीनों का तीनों क्या है, तत्व है। धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, सोडियम,
स्रावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, गंगा जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा जल। ये क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता, इसमें बहुत सारा गंदगी होता है, मिट्टी कण धूल बहुत सारा चीज मिला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज पूछिएगा कि आखिर CO2 क्या है, ये शुद्ध कैसे हुआ। ये शुद्ध है क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर, दोनों शुद्ध पदार्थ से मिलकर क्या बना, यौगिक बनाती, ये भी क्या कहलाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ ही कहलाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, अब बताना है कि इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन है, ठीक है। जैसे कि स्रवित जल है, गंगा जल है, समुद्र जल है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्रवित जल, ठीक है। ये आपका शुद्ध होगा, बाकी इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडला, क्या हो जाएगा, कैंडला, ठीक है। कैंडला क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अच्छा, एम्पियर विद्युत धारा का हो गया, रेडियन आपका जो प्लेन एंगल होता है उसका होता है, और बस इस सबको भी आपको ध्यान में रखना है। 1 mu बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, या 10⁻10 kg, या 10⁻4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। पार्सेक पूछता है किसकी इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है, समय का, वेग का, लंबाई का, या मात्रक का। तो पार्सेक किसकी लंबाई है, ये लंबाई का मात्रक है, क्या है, लंबाई। वैसे ही लंबाई मतलब दूरी हो गया, ठीक है। पार्सेक जो होता है वो दूरी की इकाई, या दूरी, आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, कहीं कहीं क्या होगा, लंबाई नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होगा दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है। तो दूरी का मात्रक कौन है, पार्सेक है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, मात्रक का, दूरी का, वेग का। तो प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, ये दूरी का ही मात्रक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद देखते हैं 29, ठीक है। 29 क्या बोलता है, समतल कोण का अनुपात होता है दूरियों का, क्षेत्रफलों का, मात्राओं का, या समय अंतरालों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूरियों का। तो समतल कोण जो होता है वो दूरियों का अनुपात होता है, ठीक है। 10 मेगावाट बराबर होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 मेगावाट बराबर होता है 10⁻7 वाट होता है, क्या होता है, 10⁻7 वाट होता है। अब यहाँ पे देखिए, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। इनमें से किस समुदाय की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, सबसे अधिक जो पाया जाता है ऑर्थोपोडा, सबसे अधिक संख्या किसमें पाया जाता है, ऑर्थोपोडा। सेकेंड स्थान पे क्या है, मोलस्का है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा संघ जो होता है ऑर्थोपोडा होता है, और दूसरे स्थान पे कौन होता है, मोलस्का होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, नी, डेरिया, या पोरीफेरा, या चपटे कृमि, या एनेलिडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निडेरिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लीडरबर्ग ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है। तो इसका खोज किया था ई कोली ने, किसने किया था, ई कोली ने, ठीक है। पृथ्वी पर, आगे और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पे, या बी एवं सी के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 34 का डी हो जाएगा, बी एवं सी के बीच पाया जाता है, ठीक है। और वंश वृक्ष के मदद से डैश को दर्शाता है, वर्गीकरण, जैविक विकास, दोनों एवं बी, या जंतु को दर्शाता है। ऑप्शन सी ही होगा, दोनों दर्शाता है, वर्गीकरण और जैविक विकास दोनों दर्शाता है। हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए। पौधे में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के अपना भोजन बना लेता है। अब देखिए कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होता है, कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। तो देखिए ऊर्जा हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। ऊर्जा का ना हम लोग विनाश कर सकते हैं, नहीं उसको क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊर्जा का संरक्षण नियम है कि ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा होती है और मात्रा होती है वो सब का सब क्या होते हैं, नियत होता है, ठीक है। कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कोयले जलेगा या पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ताप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। सिंपल सी बात है, कोयला पेट्रोलियम जलेगा तो रासायनिक ऊर्जा होगा, जब जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या देगा, ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देखिए कि आपास में दोनों तल हथी को रगड़ने पर परिवर्तित होती है। देखिए आपस में, आपास नहीं है, आपस है, ठीक है, आपस आपस में है। आपस में जब दो हथेली को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, मांसपेशी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, मांसपेशी ऊर्जा ताप ऊर्जा में, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम आपस में हाथ में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये क्या होता है आपका मांसपेशी ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है, यानी दूध से क्रीम निकालने की विधि को आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, प्रभाजी आसवन या क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 41 के बाद 42। रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें बताना है कौन सा मेथड के द्वारा, ठीक है। तो वाष्पीकरण द्वारा या क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, लेकिन आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड लगेगा जो अलग किया जा सकता है। पृथक करी कीप द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शन करता है, नमक का विलयन, दूध और सोडियम कार्बोनेट का विलयन या स्टार्च का विलयन। तो ये करेगा स्टार्च का विलयन, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन सा विलयन है, आपको बताना इनमें से विलयन कौन सा है, ठीक है। तो मिट्टी, समुद्र का जल, वायु और सोडा वाटर। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सोडा वाटर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। देखिए ये सब क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन, एक को बचा सी। जल का जमना क्या कहलाता है आपका, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जल जम जाएगा, बर्फ बर्फ को फिर पिघला देंगे तो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जल का जमना क्या कहलाता है, एक भौतिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन जो नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन उसमें होता है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जल का उबलना, लोहे का पिघलना या जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना। अब की बार आपसे पूछ लिया है कि इसमें से आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। जल का उबलना ये क्या है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर से वो लोहे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जलवाष्प का संघनन होना यानी बर्फ बनना या पानी होना, वो भी आपका क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन कोयला जल जाएगा तो राख में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। विभाजक ऐसे उत्तक है जिनमें विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है या कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है, या कोशिका द्रव संघनन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है, उपयुक्त सभी गुणों पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी गुण पाए जाते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है। अच्छा, तने की लंबाई बढ़ेगा पार्श्व विभाज्यतक या इंटरकेलरी या शीर्ष अस्थ विभाजक या कॉर कैम्बियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, देखिए इंटरकेलरी होगा। इंटरकेलरी कारण क्या होता है, उसका वृद्धि होता है, मोटाई लंबाई सब बढ़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटरकेलरी, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है, प्राथमिक या द्वितीयक, इंटरकेलरी या शीर्षास्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरकेलरी के कारण क्या होता है, ये बढ़ता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका 50 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आपको बताना है कि ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा भी मदद मिलागा तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।